हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बांदा। टुडे वी हैव द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट ए। सो बेसिकली व्हेन वी मूव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज बेसिकली वी हैव स्विच फ्रॉम 11th फिजिक्स टू 12th फिजिक्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का 11th फिजिक्स का लास्ट टॉपिक था वेव एंड एकॉस्टिक, और उसका प्रीवियस लेक्चर हम लोग कल देख चुके हैं। आज हम लोग को शुरू करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, चाहे वो जिस भी एग्जाम की बात हो रही हो। फिजिक्स का कोई भी एग्जाम होगा, उसका जो मेजर पोर्शन कवर हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स और आपका जो ऑप्टिक्स है, या जो मतलब हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो 6 या 7 लेक्चर इसके हमारे शेड्यूल्ड हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका शेड्यूल आया है, लेकिन 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। जो क्लास अगर कोई मिस हो गई तो हम लोग इसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम में जो भी आपका टॉपिक कवर हमको करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस के अलग टॉपिक हैं, उसके बाद हम लोग आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब बेसिकली चार्ज, और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि चार्ज एट रेस्ट। हम लोग जो भी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? चार्ज कहां पर है? जब रेस्ट पर है। अब बता दीजिए चार्ज होता क्या है? चार्ज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश। तो ये आवेश या ये चार्ज है क्या? देखिए चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी के साथ हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना। मैं जब भी चार्ज की बात करता हूं कि चार्ज जो है जीरो हो गया है, तो वो जब भी चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं कि चार्ज खत्म हो गया है। चार्ज जीरो होने का मतलब है कि नेट चार्ज जीरो हो गया है। अभी इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका मास, जैसे ही कोई बॉडी जन्म ली या जैसे ही किसी बॉडी का निर्माण किया गया, उसके साथ उसके पास कुछ ना कुछ मास आ गया। जैसे ये मार्कर बना होगा, इस पर कुछ ना कुछ मास है। जैसे इस मार्कर की कैप बनी होगी तो इस कैप का कुछ मास है। इसी तरह कोई बॉडी बनी तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ चार्ज है, इस मार्कर पर कुछ ना कुछ चार्ज है। अब आप कहेंगे चार्ज है तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए, तो वो नेट चार्ज जीरो है। चार्ज है, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। अभी देखते हैं इसको। तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, जस्ट लाइक मास, जस्ट लाइक मास। अच्छा चलिए, ये तो क्या हो गई? सिमिलरिटी हो गई। डिससिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है? तो आप जानते हैं कि जो मास है आपका, वो मास क्या होता है? ओनली पॉजिटिव। ठीक है ना। लेकिन जो आपका चार्ज है वो 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव और निगेटिव। एक डिफरेंस और है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी। चार्ज स्पीड या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगर इस मार्कर पर मैं कह रहा हूं 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है या 5 कूलाम का आवेश है, आप मोटरसाइकिल में चलने लगिए, कार में चलने लगिए, इसको जो है आप प्लेन में चला दीजिए, कहीं भी चला दीजिए, इसका चार्ज हमेशा 2 कूलाम उतना ही रहेगा जितना चार्ज पहले था। लेकिन मास जो है आपका, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी या स्पीड, जो भी आप कहना चाहें। क्या होता है? m बराबर m0 √1 - v²/c²। m0 जहां क्या होता है? रेस्ट मास। v क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, इन वैक्यूम। मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बात आती है कि अगर हम मूव करें तो हमारा मास चेंज हो जाना चाहिए। बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन आप जो मूव करते हैं वो आपका v है और नीचे c है। तो जो आपका v है वो इस c के रेस्पेक्ट में इतना छोटा रहता है कि इस टर्म पर कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ पाता।
मान लीजिए 1 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाता है, m नॉट। लेकिन अगर आपकी स्पीड c को अप्रोच करने लगे, जैसे c कितना है 10 की घाते 8, 10 की घाते 6 तक आप पहुंच जाएं या 10 की पावर 6 तक आप पहुंच जाएं, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, तो ये फिनोमिना वहां पर आने लगेगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जितना तेज आप चलेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, आपका मास उतना बढ़ता चला जाएगा। कितनी सोचने वाली बात है कि हम लोग दौड़ते भागते हैं अपना मास कम करने के लिए, लेकिन ये आइंस्टीन की इक्वेशन ये कहती है कि अगर भागेंगे तो आपका मास जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप इतना तेज भाग गए, कितना तेज, इतना तेज, c के बराबर अगर आप भाग गए, तो देखिए v की जगह c रखिए, 1 - 1 0 और ये इन्फिनिटी, तो आपका मास इतना ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चार्ज और मास के बीच में कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिससिमिलरिटीज हैं। क्लियर है। अच्छा, चार्ज के बारे में आप क्या कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मास के बारे में क्या है कि मास ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी जहां पर क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कितना होता है, 6.67 10 की घाते -11, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। m1 m2 कोई भी दो बॉडी हैं, जैसे आप इस मार्कर को m1 मान लीजिए, अर्थ को m2 मान लीजिए, आप इस मार्कर को छोड़ेंगे कहाँ जाएगा, सीधे अर्थ के पास। क्या किया अर्थ ने, अट्रैक्ट किया। ऐसा नहीं है कि अर्थ इसको रिपेल कर देगी कि भाई नीचे नहीं ऊपर चला जा, ऐसा नहीं है। तो मास हमेशा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन चार्ज के पास दो कंडीशन हैं। अगर सेम चार्ज हैं, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव हैं तो एक दूसरे के पास आएंगे। किस फोर्स से आएंगे, उस फोर्स के बारे में हम लोग को भी पढ़ना है, वो है कूलाम फोर्स, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। क्लियर है बात, तो इसको नोट करिए अपने शब्दों में। चलिए, अब हम लोग को देखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या इसी को बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का क्या करना है, संरक्षण करना है। जैसे आजकल आप लोग कहते हैं कि पौधों का क्या करिए, संरक्षण करिए, उनको बचाइए। तो हम लोग को भी क्या करना है, आवेश को बचाना है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही है ये आत्मा की तरह। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करती है,
स्थानांतरण करती है, वैसे ही आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना तो खत्म होता है, बट इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। समझ जाइए अब कितना इंपॉर्टेंट है आवेश। इसमें पूरे गुण किसके हैं? आत्मा के। ठीक है, और यही आवेश अगर आपको कहीं किसी वायर के माध्यम से थोड़ा बहुत मिल जाए छूने उने में, तो यही आवेश आपको परमात्मा से भी मिला सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन भी करा सकता है। इसलिए जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में काफ़ी सावधानी बरतें। कोई भी तार कहीं भी से भी छू मत लें उसको, थोड़ा सा सावधानी, खतरनाक हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? जिसको किसी से कोई मतलब ना हो। जैसे आप कहते हैं कि मैं इस समय होम आइसोलेशन में हूं, मतलब घर का मैंने कोई एक कमरा ढूंढ लिया है और उस कमरे में पैक हूं। अब मुझको ना तो उस कमरे के बाहर कोई मतलब है, ना किसी को कमरे के अंदर कोई मतलब है। तो यही आइसोलेशन है। फिजिक्स की भाषा में एनर्जी का कोई भी ट्रांसफर, हीट का कोई भी ट्रांसफर ना हो। कोई ये आइसोलेटेड सिस्टम में आपने +5 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, इसकी बाउंड्री कैसी है? आइसोलेटेड बाउंड्री है, कुछ भी एनर्जी वगैरह, हीट वगैरह नहीं आ सकती है, तो ये हमेशा 5 कूलाम ही रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज आने वाला नहीं है। क्लियर है ना बात? तो ये क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? आपने कहा चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि स्थानांतरित कर तो सकते हैं, लेकिन जो मन में आएगा वो नहीं कर सकते। हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं, हम मतलब हम नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि भैया चार्ज का तुम ट्रांसफर करो, लेकिन जो मन में आए उस तरह ना करो। हम बता रहे हैं कैसे करना है, उसी तरह करो। तो लोगों ने कहा चल भैया बता कैसे करना है ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर तो करना ही है क्योंकि अगर आवेश का ट्रांसफर नहीं हुआ तो सब फिजिक्स खत्म। तो भैया ट्रांसफर के लिए इसने कहा कि एक होता है फंडामेंटल चार्ज, जिसको बोलते हैं मूल आवेश। एक होता है फंडामेंटल चार्ज जिसको बोलते हैं मूल आवेश। और ये मूल आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको हम लोग दिखाते हैं ई से। और कितना होता है ये? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग कहते हैं आवेश की न्यूनतम इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई। लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। स्वतंत्र अवस्था में, इसमें आगे आपको ऐड करना है, स्वतंत्र अवस्था में जो आवेश की न्यूनतम इकाई है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब बताती स्वतंत्र अवस्था में क्या है? स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये है कि अपना मालिक खुद, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अपना मालिक खुद है, स्वतंत्र है, ये कहीं भी जा सकता है, किसी से पूछना नहीं है। इसको अगर आपने उसके मतलब की चीज दे दी जो कि क्या है, एनर्जी, कहीं भी भाग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो हमने अगर यहां पर स्पेसिफाई किया है कि स्वतंत्र अवस्था में, तो क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जहां पर चार्ज इससे छोटा होता हो? तो हाँ, ऐसी अवस्थाएं हैं जो आपके क्वार्क होते हैं, नाम आपने सुना होगा। इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्वार्क कितने तरह के होते हैं? 6 तरीके के होते हैं। ठीक है ना? अप डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अप डाउन को ले लूँ, अप और डाउन को ले लूँ, तो इसका चार्ज होता है 2/3 और इसका चार्ज होता है 1/3 लेकिन ये हमेशा जोड़े में मिलेंगे आपको, अप डाउन। अप का चार्ज देखिए ई से छोटा है, 2/3 है, मतलब दशमलव कुछ में आएगा, ये 1/3 है, लेकिन ये कभी अकेले नहीं चलते, जहाँ अप वहाँ डाउन, जहाँ डाउन वहाँ अप, और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3 बराबर 1E, 2/3, 1/3, 3/3 यानी कि E। अब ये दोनों कहीं भी जा सकते हैं, तो बात वही हो गई कि इंडिपेंडेंट जो आपका स्वतंत्र अवस्था में जो न्यूनतम आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा, ठीक है ना। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में। तो यहां हम लोग इक्वेशन लिखते हैं Q बराबर ±NE। Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, N क्या है, इंटीजर, E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इंटीजर आप जानते हैं क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, माइनस में भी हो सकता है लेकिन क्या 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.25 हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, या 3 इलेक्ट्रॉन दोगे, या 4 इलेक्ट्रॉन दोगे, एंड सो ऑन। ये ना होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमेशा इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, n क्या है, इंटीजर, इसलिए कहा इंटीजर मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। क्लियर है ना, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ें। जैसे अगर आपसे पूछ ले, कैन ए चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम गिवन टू ए बॉडी और नॉट। कह रहा मैं एक बॉडी को इतना चार्ज देना चाहता हूं, दे सकता हूं कि नहीं, दे सकता हूं कि नहीं। तो अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में जा रहा होगा तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। तो Q बराबर NE लगा दीजिए। अगर n इंटीजर आ जाए तो दे सकते हैं, नहीं आए तो नहीं दे सकते हैं। तो Q कितना दिया है 9.6 10⁻⁻18, E कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, इसको इधर ले आइए। तो n बराबर 9.6 1.6 10⁻⁻18 10⁻⁻19, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। और ये डेसिमल से डेसिमल मरा, 16 छक्के 96, 6 गुणे 10 की घाते प्लस का 1 यानी कि 60। क्या 60 इंटीजर है तो दे सकते हैं। सिंस 60 इज एन इंटीजर, सो
दिस चार्ज कैन बी गिवन टू बॉडी, कैन बी गिवन टू बॉडी। क्योंकि ये इंटीजर है भाई, इस इतना चार्ज देने का मतलब ये है कि 60 इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिए। तो क्योंकि 60 एक इंटीजर नंबर है, पूर्ण अंक है, इसलिए हम ये चार्ज दे सकते हैं। बेसिकली ये चार्ज देने का मतलब क्या है, 60 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग को देखना है वेस्ट टू चार्ज ए बॉडी। किसी अनावेशित वस्तु को, जिस पर कोई चार्ज ना हो, उसको कैसे आवेशित किया जाए, उसको कैसे चार्ज दिया जाए। जब भी मैं ये कह रहा हूं कि इस बॉडी के पास चार्ज नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पास नेट चार्ज नहीं है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके पास चार्ज ना हो, सबके पास चार्ज है। इस बोर्ड के पास, इस कपड़े के पास, हमारे पास, बस अंतर यह है कि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। क्लियर है ना? तो वेस्ट टू चार्ज ए बॉडी, किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके। देखिए, मेरे समझ से सफिशिएंट हम लोग को शेड्यूल में टाइम मिला हुआ है। पहले हम लोग थ्योरी के लेक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, पहला है बाई कंडक्शन, हिंदी में बोलते हैं चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित करना है। अच्छा, चलिए भैया देखिए, ये कोई बॉडी है ए, ठीक है ना? ये बॉडी एक ए हम लेकर आ रहे हैं, जिसके पास पहले से चार्ज है। पहले से चार्ज होने का मतलब, कहने का मतलब, या तो इसके पास पॉजिटिव ज़्यादा है या तो इसके पास निगेटिव ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया कि इसके पास निगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव ज़्यादा है। क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी है बी जिसको चार्ज करना है, तो हम लोग बी को लेकर आए और ए से जोड़कर रख दिया। ये कैसी है अभी? न्यूट्रल, मतलब उदासीन। उदासीन का मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। क्लियर है? तो मान लीजिए कि इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी चार्ज है, मान लीजिए 10 प्रोटॉन है और मान के चलिए कि 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये न्यूट्रल है। अब एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में विसरण। किसी भी भौतिक राशि का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो प्रवाह है वो विसरण है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो फ्लो होता है वो क्या होता है? डिफ्यूजन। ठीक है ना? हायर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी क्वांटिटी का जो फ्लो है वो क्या है? डिफ्यूजन। तो देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? फ्लो। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन जहाँ इसमें आ गए तो हमने इसको अलग कर दिया।
तो देखिए ये था आपका A, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो 10 प्रोटॉन बचे हैं, 40 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये अब आपका B अलग कर दिया आपने, इसके पास 10 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब ये कैसा है, निगेटिव चार्ज्ड, ऋण आवेशित, और ये भी अभी भी कैसा है, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। ये मेथड कब काम आता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट हो। कब, डायरेक्ट कांटेक्ट, आपने सीधे सीधे दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है ना, सीधा संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट, बड़ा ही मतलबी था। ये बॉडी बी जो ए के पास आई, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन लिए और धीरे से निकल लिया। ठीक है ना। तो ये कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन विधि द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करना। चलिए दूसरा देख लेते हैं, चलिए दूसरा क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण विधि द्वारा। बाई इंडक्शन, प्रेरण विधि द्वारा। अब देखो एक बार तो ए जो है वो धोखा खा चुका है कि बी से उसने सीधा संपर्क किया और बी उसको चूना लगा के निकल गया। तो इस बार सीधा संपर्क ना होगा, इस बार सीधा संपर्क नहीं होगा, नो डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधा संपर्क ना होगा। तो कैसा संपर्क होगा देख लेते हैं। चलिए ये हमारा ए है, ये फिर से निगेटिव चार्ज है। अब मैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों नहीं बना रहा हूं, मैं केवल निगेटिव निगेटिव बना रहा हूं। मतलब आप समझ जाइएगा कि निगेटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव भी है लेकिन निगेटिव ज़्यादा है। अब ये एक बॉडी है बी, इसको मैंने इसके पास रखा, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाया, पास लाकर, ठीक है ना, पास लाकर छोड़ दिया। अब इसके पास मान लीजिए कि पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, और ये कैसा है अभी, न्यूट्रल। ज़्यादा बन गए क्या, 3 2 5 3 8 3 11 3 1 4 2 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन बना दी, 11 प्रोटॉन। चलो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक प्रोटॉन हटा दो, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। कैसा है ये, न्यूट्रल, और ये कैसा है, निगेटिव चार्ज। अब देखो होगा क्या, एक यहाँ पर प्रोसेस होता है जिसको इंडक्शन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है ना, आवेश का ध्रुवण। इस पर निगेटिव ज़्यादा है। अब ये निगेटिव क्या चाहेगा कि ये जो इसके पॉजिटिव हैं, आपने क्या कहा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो इसके निगेटिव बहुत ज़्यादा हैं, अब ये शांति से तो बैठेंगे नहीं। अब इनको चाहिए कि किसी पॉजिटिव को पकड़ा जाए, तो अपने वाले पॉजिटिव तो बहुत कम है, तो सोचेंगे कि लाओ किसको पकड़े, इधर वाले पॉजिटिव को। तो इसके जो पॉजिटिव हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे, इस बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर आ गए। यानी कि जो इसके पॉजिटिव चार्ज थे, देखिए मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे वो सब कहाँ आ गए, इस कॉर्नर पर। 2 3 3 6 4 10, और निगेटिव कहाँ है, सब इधर। अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी ये न्यूट्रल है। अब मैं इससे एक बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाऊंगा, जो कि कौन सी है मेरी, सी, और ये सी भी कैसी है, न्यूट्रल। सी भी मेरी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर है। अब इस C से देखिए, अब ये जुड़े हुए हैं। अब इस ये जो बिल्कुल ज्वाइंट का पोर्शन है, जो इसका बिल्कुल जंक्शन है, उस जंक्शन पर निगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, क्योंकि ये तो इवनली आपके यहाँ पर चार्ज सेपरेटेड है। पॉजिटिव भी है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, 3 1 4 3, हाँ। तो अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन। तो यहाँ का निगेटिव कहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो B जो है उसके पास अब केवल क्या बचा है, पॉजिटिव बचा है, और जो C है वो अब कैसा हो चुका है, निगेटिव हो चुका है। और इसके पास कुछ बहुत पॉजिटिव भी है, इसके पास ये पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। कुल मिलाकर B जो क्या था, अब वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो चुका है।
पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। क्लियर है। अच्छा, एक काम आप और कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अगर इस सी को नहीं लाना था तो इस बी को आप कर देते अर्थ से कनेक्ट। क्या कर देते? अर्थ से कनेक्ट। अर्थ क्या है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर आपको सी नहीं लगाना है तो बात बता रहे हैं, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज सब यहाँ आ जाएंगे। कहाँ? अर्थ में। तो बी के पास केवल क्या बचेगा? बी बचेगा केवल निगेटिव चार्ज। लेकिन इस मेथड से आप केवल पॉजिटिव चार्ज को ही टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो फिर आपको सी को लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये है आपका बाई इंडक्शन। पहले आप इस बॉडी को इसके पास लाए, इसने ये निगेटिव चार्ज बॉडी थी, आपने इसके पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ किया, निगेटिव को एक तरफ किया, फिर आपने या तो अर्थिंग करके पॉजिटिव चार्ज अर्थ में भेज दिया तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, या आपने एक सी बॉडी जो कि न्यूट्रल थी उसको अटैच किया तो डिफ्यूजन से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, आपने अलग कर दिया तो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा बच गया और इसके पास कुछ निगेटिव चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज भी मिल गया, निगेटिव चार्ज भी मिल गया। अपनी सुविधा के हिसाब से है आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको नोट करिए फिर वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण विधि द्वारा। देखिए, जो इसके पहले आपने दो मेथड पढ़े वो बेसिकली यूज होते हैं कंडक्टर्स के लिए, और ये यूज होता है इंसुलेटर के लिए, फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब ये कांच ले लीजिए या दीवार ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसका सबसे ज़्यादा यूज आप लोगों ने किया है। कैसे किया है? याद करिए, प्लास्टिक की स्केल लेते थे, बालों पर रब करते थे और कागज के टुकड़ों को क्या करते थे? उठाते थे, तो उसके पास ले जाते थे, कागज के टुकड़े क्या हो जाते थे? उसमें चिपक जाते थे। गुब्बारा लेते हैं, बालों पर रगड़ते हैं, दीवार पर रख देते हैं, चिपक जाता है। ये सब क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बिना रब करे रखेंगे तो नहीं चिपकेगा, यानी कि रब करने से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? रब करने से उस बॉडी पर क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है। रब करने से उस बॉडी पर क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है। ये दो बॉडी हैं, आपने क्या किया? फ्रिक्शन किया। दोनों कैसी हैं? न्यूट्रल। ए भी क्या है? न्यूट्रल। बी भी क्या है? न्यूट्रल। 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं। अब आपने क्या किया? रब किया। रब करने का मतलब क्या है भैया? वर्क कर रहे हो। वर्क करने का मतलब क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। वो एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। उसकी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। याद करिए, आपने पढ़ा होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जी को पाते ही इलेक्ट्रॉन चला जाता है टहलने। इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है वो तुरंत चला जाता है पार्टी करने। ये इलेक्ट्रॉन की खास बात है। फिर वो अपनी जगह पर नहीं रुक सकता, उसको भागना ही भागना है। तो इनको एनर्जी मिली, तो मान लीजिए कि इसके दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा? या तो बाहर चलेगा या तो इसमें चलेगा, कुछ भी समझ लीजिए, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इसके पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या है? अलग कर दीजिए। ये बी आपका कैसा हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज। ये ए कैसा हो चुका है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके हैं। इस तरह आपने बाई फ्रिक्शन इन दोनों को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। क्लियर है। अब होता क्या है? अब तुम इस चार्ज बॉडी को लेकर गए और दीवार में क्या कर दिया? तुमने लगा दिया, तो वहां पर बाकी के प्रोसेस होंगे। बाकी के प्रोसेस क्या होंगे? मान लीजिए जैसे स्केल वाला सिस्टम था, आपने बालों से रब करके स्केल को चार्ज किया, लेकिन जो आपके कागज के पार्टिकल हैं वो चार्ज नहीं है,
और स्केल को आप टच नहीं करा रहे हैं, तो यानी कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं वहाँ पर, बाई इंडक्शन। तो पहले क्या हुआ, बाई फ्रिक्शन स्केल चार्ज हुई, और बाई इंडक्शन आपका क्या चार्ज हुए, वो चार्ज कागज के पार्टिकल उस पर क्या हुए, चार्ज होकर उस पर अट्रैक्ट होके उस पर चिपक गए, बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो ये था वेज टू चार्ज ए बॉडी, नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम लोग को पढ़ना है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, यानी कि कूलाम फोर्स या कूलाम्स लॉ। नोट कर लीजिए, थोड़ा मार्कर को इंक दे दें। चलिए अब क्या देखना है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, यानी कि कूलाम्स लॉ या कूलाम फोर्स, जो आप उसको कहना चाहें। क्लियर है? चलिए अभी तक हमने बात की एक सिंगल चार्ज की। अब दो चार्ज अगर आ गए, मान लीजिए ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, दोनों r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो अगर ये देखिए सेम पोलरिटी के होंगे दोनों, प्लस प्लस, तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोलरिटी के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे ये रिपल्सन और अट्रैक्शन है क्या? ये एक फोर्स ही तो है। अट्रैक्ट खींच लिया पकड़ के, रिपल्स धक्का दे दिया, ये क्या है? फोर्स है। तो उसी फोर्स के बारे में किसने बताया? कूलाम ने बताया। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर आवेश की यूनिट का नाम क्या दिया गया है? कूलाम। ठीक है, आवेश की यूनिट क्या है? SI, कूलाम। CGS यूनिट स्टैट कूलाम, उनके बीच का रिलेशन भी आप लोगों को मालूम होगा। चलिए,
तो कूलाम्स लॉ। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इनको पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेता हूं, ये प्लस Q1 ये प्लस Q2, क्लियर है। तो ये प्लस Q1 क्या चाहेगा भैया, भगाओ इसको, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो ये इस पर लगाएगा इस तरफ फोर्स F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये लिखने का तरीका है, समझिएगा। ये प्लस वाला इसको भी कहेगा कि भैया तय भी भाग, चल F12। क्या जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना फोर्स ये इस पर लगाएगा, बिल्कुल। बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F12 बराबर निगेटिव ऑफ F21, अगर केवल मैग्नीट्यूड देखना हो तो F12 बराबर F21। अब ये F12 या F21 है कितना, तो कूलाम ने बताया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी दोनों, वो तो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा भैया चलो मिला दें क्या इन दोनों को जरा, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटाइए जरा, एक कांस्टेंट लगाया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, वेयर K क्या है, K एक कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, और K होता क्या है 1/4 पाई एप्साइलन। ठीक है, ये एप्साइलन क्या है एप्साइलन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम लोग रट लेते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। एप्साइलन नॉट तब होगा जब एयर वैक्यूम की बात करें, तो फॉर एयर वैक्यूम एप्साइलन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्साइलन नॉट, और K बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जरा K की यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका K हो गया। K के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, परेशान ना होइए। अच्छा ये तो हमने लिख लिया F का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स या कूलाम्स लॉ, चलिए वेक्टर में क्या चाहिए अपने को भैया, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर नहीं जानते हैं तो 11th में पढ़ के आइए, फिर इसको समझिए। तो देखिए मैं लिखने वाला हूं F12, कुछ ना करिए, K लिखिए, Q1 Q2 लिखिए, R जहां है वहां क्या लिख दीजिए, R12 का स्क्वायर, और R12 के यूनिट वेक्टर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। देखो इससे मल्टीप्लाई करने का लाभ ये होता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये जो आपका यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन बताएगा, किसकी तरफ डायरेक्शन, 1 से 2 की तरफ। क्लियर है ना, 1 से 2 डायरेक्शन बता देगा। अच्छा एक इसका फॉर्म ये हो गया। इसी तरह 2 1 करना होगा तो यहाँ 2 1 यहाँ 2 1। एक इसका फॉर्म और होता है, क्या होता है, आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए तो R12 क्या हो जाएगा, R12 अपॉन R12, तो देखिए F12 बराबर K Q1 Q2 U, अब यहाँ पर वेक्टर R12 और डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर यह है, एक R12 ये आ गया, तो R12 का क्यूब। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्म। इसी तरह आप सिमिलरली किसके लिए लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर F21, F21 को भी इसी तरह लिखा जा सकता है। क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, फालतू का ड्रामा नहीं करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। नोट कर लीजिए इसको, कूलाम्स लॉ।
ठीक है। देखिए जरा, फोर्स अगर मैं F और R के बीच में ग्राफ खींचना चाहूं, F और किसके बीच में, R के बीच में, तो देखिए F प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r², यानी कि पैराबोला बनेगा। कैसे, ऐसे, क्या है यहां पर, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, अगर जैसे डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि अगर मैं दूरी को आधा कर दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो भैया इसको आधा करोगे, दूरी कम की तुमने ना तो बल बढ़ना है, आधा किया तो बल कितना हो जाएगा बताइए, स्क्वायर में 4 गुना। दूरी 2 गुनी कर दी तो बल कितना कम होगा, 4 गुना कम, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। आधी करने में 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। अगर आपने दूरी कितनी की, 3 गुनी कम की, तो बल कितना बढ़ेगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। दूरी 3 गुनी बढ़ाओगे तो बल कितना कम हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे R पर क्या है, इसकी डिपेंडेंस है। क्लियर है ना। अच्छा, जो भी लॉ F प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाले होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो भी 1/r² था, तो वो भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या था, Gm1m2/r²। क्लियर है। कोई अगर पूछे कि इन दोनों में डिससिमिलरिटी क्या है भैया, तो जो यहां पर जो k आता है वो क्या है, कांस्टेंट तो है, लेकिन वो मीडियम पर डिपेंड करता है, वो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट है। लेकिन जो यहां पर g आता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट, उसका नाम ही है यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक आपका हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज Q is divided in 2 parts, a charge Q is divided in 2 parts such that when these 2 parts are such that when these 2 parts are kept at some separation, the Fe between them is maximum। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। ठीक है। कह रहा है कि एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उनको कुछ डिस्टेंस पर रख दिया है। इस तरह रखा गया है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो बताइए कि वो चार्ज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए जिससे कि फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। चलिए भैया, तो ये मैंने 2 चार्ज बनाए, बीच की डिस्टेंस मैंने r मान ली। क्लियर है। q था, मान लीजिए अगर मैं इसको x देता हूं तो इसके पास कितना बचेगा, q - x। इसको क्या दे दिया, x दे दिया। क्लियर है ना। तो फोर्स देखिए क्या हो जाएगा, k q1 q2/r²। क्लियर है। जरा इसको डिवाइड कर ली, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर भी, तो k qx
और बटे आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो हमें क्या लेना है, डी एफ बाई डी एक्स। बाई डी एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू ही तो चेंज हो रही है ना। क्या लेना है, जीरो। चलिए डी एफ बाई डी एक्स निकालिए जरा यहाँ से। इसका एफ का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए ये बाहर कांस्टेंट आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, और एक्स क्या है, वेरिएबल, तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और ये k बटे आर स्क्वायर ऐसे ही बना रहेगा। इसको उधर ले जाइए तो के क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर 2xk अपॉन आर स्क्वायर। तो k से k मरा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मरा, तो x बराबर q बाई 2। अगर मैं इन दोनों को आधा आधा कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितना चार्ज गया, q बाई 2 यहाँ गया, और q माइनस q बाई 2, तो q बाई 2 यहाँ गया। क्लियर है ना। डिस्टेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, डिस्टेंस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नोट कर लीजिए। हो गया यहां तक। चलिए अब हम लोग को देखना है लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन देखिए, कूलॉम्स लॉ तभी वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब ऐसे चार्जेस जो पॉइंट साइज के हों, बहुत छोटे, बिल्कुल छोटे। क्या है, बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके चार्ज बड़े बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा दूर रखे हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो आपको देखने में क्या लगता है कि उसका साइज क्या है, छोटा। जैसे आप किसी को बगल में देख रहे हैं, उसकी हाइट मान लीजिए 5 या 6 फीट है, वो 2 किलोमीटर दूर खड़ा हो जाए, या वो 2 किलोमीटर गहराई में चला जाए, आप 2 किलोमीटर ऊंचाई में चले जाए, वहाँ से देखेंगे तो वो छोटा सा दिखाई देगा। तो अगर आपके पास बड़े आवेश हैं तो आप उनको दूर दूर रखे हैं, तो आप उनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो अगर तुम इतनी दूरी बढ़ा दोगे तो फोर्स अपने आप बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है, आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो व्हेन बोथ चार्ज एट रेस्ट, देखो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों चार्ज रेस्ट में होंगे, क्या है ये, वैलिड। या क्या होगा, व्हेन बोथ चार्ज इन
मोशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तीसरा केस, व्हेन वन इन रेस्ट एंड वन इन मोशन, क्या हो जाएगा, वैलिड। ठीक है ना। ये इसका केस आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर बात इन्हीं दोनों पर होती है, लेकिन ये केस आपको मॉडर्न फिजिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है ये, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, वेव में अभी मैंने पढ़ाया है इसको। जब मैंने वेव स्टार्ट किया था तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव में इसको पढ़ाया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मान लीजिए आपके पास कई चार्ज हों, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5 और इस तरह करते करते Qn। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स बाकी बचे हुए चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्सों का वेक्टर सम होता है। ठीक है ना। द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है ना। जैसे मैं लिखना चाहूं नेट फोर्स किस पर, nth चार्ज पर, तो ये क्या हो जाएगा, किसकी वजह से, Fn1 फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 प्लस डॉट 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 Fn किसकी वजह से, n-1 की वजह से। मान लीजिए 10 चार्ज हैं तो पहला लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कौन लगाएगा, नौवां लगाएगा। 9 का मतलब क्या है, 10 - 1 तो n-1। तो इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, in a system of n charges, the force on any one charge is equal to vector sum of forces due to all remaining charges। क्लियर है। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेव्स में पढ़ते थे किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सभी डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इसी तरह यहां पर क्या है, जो नेट फोर्स है वो सभी फोर्स का क्या है, वेक्टर सम। क्लियर है ना बात। यहां तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। चलिए नोट कर लीजिए जरा। फिर इस पर बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन करने हैं। इस पर बेस्ड हम लोग क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स तो बढ़ जाएगा भाई, इस पर फोर्स लगाने वाले कई लोग आ गए, लेकिन जो मान लीजिए Q5 इस पर फोर्स लगाता, उस वाले फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा अगल बगल के सराउंडिंग चार्ज से। मतलब जैसे Q1 और Q2 हैं, ये दोनों एक दूसरे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। यहां पर आपने और भी चार्ज रख दिए तो Q1 पर तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। लेकिन Q2 जो इस पर 10 न्यूटन का लगा रहा था फोर्स, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 10 का ही लगाता रहेगा। ठीक है ना। इस चीज का याद रखिएगा। क्या है, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स। जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ए हैं, ये A B C,
प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है। कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। सी पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो देखिए सी पर नेट फोर्स एफ नेट ऑन सी कौन कौन लगाएगा? एक तो ए लगाएगा और एक कौन लगाएगा? बी। यही तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एफ ऑन सी ड्यू टू बी प्लस एफ ऑन सी ड्यू टू ए। वेक्टर सम लेना है। एक फॉर्मूला आपको 11th का बता दूं रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा होता है उनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम मेथड, वेक्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एफ सी बी तो मैं पहले निकाल लेता हूं एफ सी बी। एफ सी बी क्या हो जाएगा? देखिए के Q1 Q2 तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ, प्लस क्यू। इस पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? ये। क्या करेगा? इसको भगाएगा इधर। तो ये क्या हो गया? एफ सी बी। एफ सी ए निकाल लो जरा, क्या हो जाएगा? देखिए के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या करेगा ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। चल भाग भैया। तो एफ सी ए, देखिए ये जो फोर्स लगता है ये हमेशा दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, इसी के। अब ये बीच का एंगल कितना होगा बताइए जरा? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60। तो दो वेक्टर मिल गए जिनके बीच का एंगल कितना है? 60। तो इनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है? एफ नेट ऑन सी बराबर, देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। मैं इसको एफ मान लेता हूँ। तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 60। तो अंडर रूट देखिए 2F स्क्वायर और ये भी कितना हो जाएगा? 2F स्क्वायर और ये 1/2 कॉस 60 1/2 कट गया। कितना आ गया? अंडर रूट 3F स्क्वायर। एफ स्क्वायर से बाहर आया F, 3 से बाहर आया अंडर रूट 3। F की वैल्यू रख दीजिए जरा, क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3। तो ये है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं कल।